और लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सभी 42 सीटों पर टीएमसी के उम्मीदवारों को उतार दिया है। बहरमपुर लोकसभा से कांग्रेस के मौजूदा सांसद अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ ममता बनर्जी ने मशहूर पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को मैदान में उतारा है। इंडी गठबंधन को ममता बनर्जी ने बड़ा झटका दे दिया है। ममता के इस फैसले पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने जमकर वार किया और कहा कि ममता बनर्जी बीजेपी को चुनाव में ध्रुवीकरण करके फायदा पहुंचाना चाहती हैं, इसीलिए उन्होंने यूसुफ पठान को बहरमपुर से टिकट दिया। ममता बनर्जी ने राज्य की सभी 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और अपने उम्मीदवारों को घोषित कर दिया और यह साफ कर दिया कि गैर बीजेपी दलों से उनका कोई तालमेल नहीं होगा। अब ऐसे हालात में सवाल उठ रहे हैं कि मोदी सरकार को इंडी गठबंधन कैसे हराएंगे। हालात ये हो चुके हैं कि कांग्रेस नेताओं में बीजेपी ज्वाइन करने की होड़ मच गई है और इधर राहुल गांधी की कांग्रेस अब तक सीट शेयरिंग पर कोहराम मचा हुआ है, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। आखिर कैसे इंडी गठबंधन पीएम मोदी के मिशन 400+ को चुनौती देगा? अब की बार 400 पार, अब की बार जय श्री राम, जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। दीदी सवार हुए अधिकारेर लड़ाई, उनके पास हिंदुस्तान का 3% धन है। ऐसी कोई रैली नहीं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400+ सीटें जीतने का दावा न कर रहे हो। अब की बार सिर्फ 2 दिन में ही नॉर्थ ईस्ट से लेकर यूपी और छत्तीसगढ़ में हुए पीएम मोदी के धुआंधार दौरों ने साबित करना शुरू कर दिया है कि बीजेपी कैसे अपने दम पर 370 सीटें और एनडीए को 400+ सीटें जीतने का दावा कर रही है। दो 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों का भले ही ऐलान न हुआ हो, लेकिन बीजेपी ने अपनी जीत का ऐलान करना अभी से शुरू कर दिया है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में पीएम मोदी ने हाथ में त्रिशूल लेकर तीसरी बार जीत का संकल्प लिया है। 24 की आंधी, 400+ की गारंटी। यूपी की पूरी सफाई में आजमगढ़ को पीछे नहीं रहना है और मैं ये जानता हूं, मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि आजमगढ़ जोन चा जाला ऊ कर लेवला। इसलिए मैं इस धरती से यही आह्वान करता हूं, जो देश कह रहा है, जो उत्तर प्रदेश कह रहा है, जो आजमगढ़ कह रहा है, उसी का मैं आह्वान करता हूं, अब की बार 400 पार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। वाराणसी के बाद यूपी के आजमगढ़ में एक बार फिर से पीएम मोदी ने लालू के परिवार वाले बयान पर जमकर हमला किया। पीएम मोदी ने साफ कहा कि एक भी परिवारवादी नहीं बचेगा और ना ही देश की सियासत में अब परिवार वाली पार्टियों को जनता टिकने देगी। आपका ये प्यार और आजमगढ़ का ये विकास जातिवाद, परिवारवाद और वोट बैंक के भरोसे बैठे इंडी गठबंधन की नींद उड़ा रहा है।
ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का अपना परिवार नहीं है। ये लोग भूल जाते हैं कि मोदी का परिवार देश की 140 करोड़ की जनता, ये मोदी का परिवार है। एक तरफ एनडीए का कुनबा बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत न्याय यात्रा से मोदी को हराने का दावा करने वाले राहुल गांधी इंडी गठबंधन को संभाल नहीं पा रहे हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे कांग्रेस को सीट शेयरिंग के मामले में ठेंगा दिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल में ममता बनर्जी अकेले दम पर चुनाव लड़ने का मन बना रही हैं। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के तेवर साफ बता रहे हैं कि उनके लिए ना तो इंडी गठबंधन जरूरी है और ना ही मजबूरी है। टीएमसी और कांग्रेस के बीच चुनावी गठबंधन नहीं होने से पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन को झटका लगा है। आप बंगाल की इन दो तस्वीरों को साथ साथ देखिए। एक तरफ ममता बनर्जी कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में बीजेपी और लेफ्ट पार्टियों को ललकार रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी और बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार टीएमसी को हराने का दावा कर रहे हैं। जहां ममता पीएम मोदी को बंगाल के साथ धोखा करने का आरोप लगा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता ममता बनर्जी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो केंद्र की योजनाओं को पश्चिम बंगाल की जनता तक नहीं पहुंचने दे रही हैं। और पश्चिम बंगाल में कई संदेश खाली जैसे इलाके हैं जहां पर शाहजहां शेख जैसे ममता के चहेते एक वर्ग को सता रहे हैं। ইলেকশনের আগে বলবে কে দেবো, কে দেবে না ওটা ব্যাঁ দেবে, তার মানে ব্যাকআউট করবে এবং ইলেকশনের পরে আপনাদের সব কেড়ে নেওয়া হবে আর ওপার বাংলায় পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। কিন্তু আমরা আপনাদের শেল্টার দেবো, আমরা আপনাদের কাউকে ডিটেনশন ক্যাম্পে যেতে দেব না, এনআরসি করতে দেব না। চিৎকার করে বলুন এনআরসি হবে না, আধার কার্ড বাতিল চলবে না, गरीब মানুষের টাকা মারা চলবে না। ममता बनर्जी की अगर कोई अच्छा सोच होती तो कम से कम गुजरात में गठबंधन से एक सीट की मांग कर लेती कि मेरा एक ही उम्मीदवार खड़ा होगी गुजरात से, उनके नाम है यूसुफ पठान। लेकिन यहां उनको इसलिए भेजा गया कि आम लोगों में ध्रुवीकरण हो, बीजेपी को मदद मिले और कांग्रेस पार्टी हारे। जब डायलॉगबाजी चल रहा था, अब जब कैंडिडेट निकला देखा गया कि बाहर से लोगों को ला रहे हैं। कीर्ति आजाद कौन सा बंगाली है मुझे पता नहीं, यूसुफ पठान कौन सा बंगाली है मुझे पता नहीं। यूसुफ पठान गुजरात से आते हैं, मोदी जी भी गुजरात से आते हैं। मोदी बहिरागत है, फॉरेन एंटिटी है, लेकिन यूसुफ पठान नहीं है। ये कौन सा रूल है? कोई बंगाली नहीं मिला आपको? बंगाली मुसलमान में क्या वोट जीतने की लड़ने की ताकत नहीं है क्या? आप गुजराती मुसलमान को ला रहे हैं यहाँ पे? ये तो कैसी शर्म करने वाली बात है। बंगाली एंटी बंगाली पार्टी तृणमूल कांग्रेस है। तृणमूल कांग्रेस ने आज राज्य में सभी 42 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। दुर्गापुर से क्रिकेटर कीर्ति आजाद तो आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा उतरेंगे मैदान में। बसीरहाट से अभिनेत्री नुसरत जहां का टिकट कट गया है, तो वहीं सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम है क्रिकेटर यूसुफ पठान का, जो आज ही टीएमसी में शामिल हुए और आज ही उनके बहरमपुर से चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा की गई। बहरमपुर से वो कांग्रेस के हैवीवेट नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस के उन दावों पर भी पानी फिर गया जिसमें ये कहा जा रहा था कि वो जल्द ही ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन में रहने के लिए मना लेंगे। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड से अपनी पार्टी के 42 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। इसमें मशहूर क्रिकेटर यूसुफ पठान भी हैं, जो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ बहरमपुर से चुनाव लड़ेंगे। टीएमसी की रैली की ये तस्वीरें वाकई में कांग्रेस और राहुल के इंडी मिशन के लिए बड़ा झटका है। ममता अपने दम पर चुनाव जीतने का दावा कर रही है। हम चाहते हैं कि टीएमसी के साथ सीट शेयरिंग हो, बातचीत हो, सम्मानजनक फॉर्मूला ढूंढा जाए, बीच का रास्ता ढूंढा जाए। एक तरफा कोई घोषणा नहीं होना चाहिए। ये बात सही है कि हमारे ओर से भी कुछ बयान आए हैं जो कुछ हमको परेशानी हुई है उन बयानों से, पर खुले मन से, बड़े दिल से इन बातचीत हमें करनी चाहिए।
ममता को अच्छी तरह से पता है कि पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए उन्हें अपने दम पर बंगाल में चुनाव लड़ना पड़ेगा। वहीं पीएम मोदी भी बंगाल में हुई अपनी रैलियों से ममता बनर्जी के होश उड़ा चुके हैं। शाहजहां शेख की करतूतों ने वैसे ही ममता की टीएमसी के होश उड़ा रखे हैं। अब ऐसे हालात में सवाल उठ रहे हैं कि इंडी गठबंधन एनडीए गठबंधन को 24 के लोकसभा चुनाव में टक्कर कैसे देगा। अगर हम पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों और रोड शो की बात करें तो मार्च महीने में ही पीएम मोदी ने विरोधियों को इस मामले में बुरी तरह से पछाड़ दिया है। आप खुद देखिए, मार्च महीने में पीएम मोदी ने कहां-कहां रैलियां और जनसभाएं की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिन तक ताबड़तोड़ दौरे करते रहेंगे। 10 दिन में 12 राज्यों में पीएम मोदी के 29 कार्यक्रम हैं, जो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़े हुए हैं। पीएम मोदी के 10 दिन का दौरा 5 मार्च से शुरू हो चुका है, 15 मार्च को पूरा होगा। पीएम नरेंद्र मोदी 5 मार्च को तेलंगाना के संगारेड्डी से अपने दौरे की शुरुआत कर चुके हैं। 10 दिन में तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली का दौरा पूरा कर लेंगे। 95% से ज्यादा टारगेट पीएम मोदी पूरा कर चुके हैं। चुनाव के मौसम में पहले क्या हुआ करता था? पहले की सरकारों में बैठे हुए लोग जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए घोषणाएं कर देते थे। कभी कभी तो इनकी हिम्मत इतनी होती थी कि पार्लियामेंट में भी रेलवे की नई नई योजनाएं घोषित कर देते थे। बाद में कोई पूछने वाला नहीं। और जब मैं एनालिसिस करता तो 35 साल पहले घोषणा हुई। कभी चुनाव के पहले पत्थर गाड़ देते थे आकर के, फिर खो जाते थे। पत्थर भी खो जाते थे, नेता भी खो जाते थे। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फुल चुनावी मोड में आ चुके हैं। 5 मार्च से शुरू हुआ उनका 10 दिन का दौरा विरोधियों पर भारी पड़ रहा है, लेकिन विरोधी इंडी गठबंधन में अभी भी कई राज्यों में सीटों की उलझन फंसी पड़ी है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर राहुल गांधी इंडी गठबंधन के चेहरे के तौर पे पीएम मोदी का मुकाबला कैसे करेंगे। अब ऐसे हालात में राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा मोदी के तूफानी दौरों के सामने कितनी असरदार होगी, ये समझ से बाहर है। फिलहाल राहुल के साथ अखिलेश यादव जरूर यूपी में मोदी को ललकार रहे हैं, लेकिन सिर्फ मवाली बयान से क्या बीजेपी को हराया जा सकता है, ये बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश के लोग स्वागत भी अच्छा करते हैं और उत्तर प्रदेश के लोग जब विदाई करेंगे वो भी बड़ी अच्छी करेंगे। जो लोग 14 में आए थे वो 24 में जाने वाले हैं और 10 साल हिटलर का ही समय था। 10 साल से ज्यादा वो नहीं रह पाया वहां पर, तो 10 साल तो इनका भी पूरा हो गया। आपका ये प्यार और आजमगढ़ का ये विकास जातिवाद, परिवारवाद और वोट बैंक के भरोसे बैठे इंडी गठबंधन की नींद उड़ा रहा है। यहां के लोगों ने माफिया राज और कट्टरपंथ के खतरों को भी देखा है और अब यहां की जनता कानून का राज भी देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर कल वाराणसी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने तकरीबन 30 किलोमीटर का लंबा रोड शो किया। बाबतपुर एयरपोर्ट से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक 34 जगहों पर हजारों कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। काशी विश्वनाथ धाम में 30 मिनट तक पूजन के बाद त्रिशूल उठाकर पीएम ने हर हर महादेव का जय घोष किया। साथियों, उत्तर प्रदेश देश की राजनीति भी तय करता है और उत्तर प्रदेश देश का विकास भी दिशा तय कर रहा है। यूपी में जब से डबल इंजन सरकार आई है, यूपी की तस्वीर और तकदीर दोनों बदले हैं। आज उत्तर प्रदेश केंद्रीय योजनाओं को लागू करने में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्यों में है। इस वक्त इंडी का चेहरा बनी कांग्रेस के अंदर भी जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां से कांग्रेस के दिग्गज नेता बीजेपी में ना शामिल हो रहे हैं। महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात के बाद
राजस्थान से भी कांग्रेस के लिए बुरी खबरें आ रही हैं। महज एक दिन में ही राजस्थान कांग्रेस के आधा दर्जन दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 30 नेता बीजेपी में शामिल हुए। सीएम भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस नेता लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव बीजेपी में शामिल हुए। वहीं कांग्रेस नेता रिचपाल मिर्धा, विजयपाल मिर्धा भी बीजेपी में शामिल हुए, जबकि रणधीर सिंह, आलोक बेनीवाल कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी के कमल को थाम लिया है। निश्चित रूप से आपसे आने से पार्टी को गति मिलेगी और जिस उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी काम करती है कि अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है, जिसको आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। अब मैं 50 साल से कांग्रेस में हूं और मेरे को आज तक न तो कोई संगठन में जिम्मेवारी मिली, ना मेरे को किसी कोई पीसीसी से लगाकर कोई कांग्रेस में कोई पार्टी ने कोई जिम्मेवारी दी, तो मैं क्या काम करूंगा वहां। इसलिए हमारा मन उब गया इस कांग्रेस से। जो हालात अभी दिख रहे हैं उस हिसाब से बीजेपी ने अपने विरोधियों को हर मामले में पछाड़ दिया है। 24 जीतने के लिए बीजेपी की तैयारियों के सामने कांग्रेस और इंडी गठबंधन की तैयारियां बौनी साबित हो रही हैं। विरोधी दलों में मची भगदड़, इंडी के बीच पनपता असहयोग इंडी के लिए खतरे की घंटी साबित हो रहा है। यही वजह है कि पीएम मोदी डंके की चोट पर कह रहे हैं कि 24 में 400 पार।